हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 105 का यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका आज पार्ट 2 है। और पहला टॉपिक है स्टेट इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड। जैसे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी, वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में एक डिबेट चल रही थी कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनको हम पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उनका नेचर कैसा होने वाला है, क्या इनका ट्रांजिशन होने वाला है और ये वर्क कैसे करेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास 3 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिनकी मदद से हम डेवलपिंग वर्ल्ड की स्टेजेस को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है लिबरल, फिर है मार्क्सिस्ट और फिर है डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क्स। सबसे पहली थियोरी आती है लिबरल थियोरी। लिबरल थियोरी आर्ग्यू करती है कि जो ये स्टेट है, ये एक न्यूट्रल एजेंसी है जो कि सोसाइटी के बीच में एक आर्बिट्रेटर का एक्ट करती है। अदर वर्ड्स में देखें तो लिबरल थियोरी के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप स्टेट में प्रिविलेज एक्सेस नहीं कर सकता, और डिफरेंट ग्रुप्स जो कि सोसाइटी में एमर्ज होते हैं, वो अपनी डिमांड्स को राइज करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। लिबरल थ्योरी होल्ड्स दैट इन अ डेमोक्रेसी एलाइट ग्रुप्स डू नॉट यूज पावर इन देयर पर्सनल ग्रुप और इंटरेस्ट। लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी अलाइट में जो ग्रुप्स होते हैं, वो पावर को यूज नहीं करते अपने पर्सनल या ग्रुप इंटरेस्ट के लिए। वहाँ पर जो इलेक्टोरल कंपल्सेशंस होते हैं, वो फोर्स किए जाते हैं ताकि जो ग्रुप्स का वेलफेयर है वो एंश्योर हो सके। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो वेस्टर्नाइज एलाइट है, वो वहाँ पर कंट्रोल करती है स्टेट को और उसे यूज़ करती है एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे, ताकि जो वहाँ की ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी है उसको एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें ट्रांजिस्ट किया जा सके। आगे आता है लिबरल थियोरी में हमें दो लैब्स देखने को मिलते हैं। पहला लैप्स ये होता है कि ये जो लिबरल थियोरी है वो पॉलिटिकल कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है इंडिविजुअल्स की, जो कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से डिसाइड करती है। मतलब लिबरल थियोरी के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को देखकर उसकी जो कैपेसिटी है उसको डिसाइड किया जाता है, ना कि उसकी पॉलिटिकल कैपेसिटी को देखकर। Second है, it fails to explain how allied groups work for the entire society, rising above their narrow economic and social interest. Second, ये explain करने में फेल हो जाती है कि जो ये allied groups हैं, वो कैसे एंटायर सोसाइटी में वर्क करते हैं और अपने नैरो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को राइज करते हैं वहाँ के इंडिविजुअल से ऊपर। आगे आती है मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, ना ही ये इम्पार्शियल एजेंसी है और ना ही ये कॉमन ट्रस्टी है। ये एक्सप्रेस करती है डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करती है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखें, मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जो ये स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि कंट्रोल करती है वहाँ की डोमिनेंट क्लास, और इसी से जो सोसाइटी है वो स्टेट को फॉलो करती है पर उसे प्रिसीड नहीं कर पाती। मतलब जो स्टेट है उसका हमेशा अपर हैंड रहता है, सोसाइटी हमेशा बैकफुट पर रहती है। द नेचर ऑफ द स्टेट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है या जो स्टेट है, उसका नेचर डिपेंड करता है वहाँ की लेबर डिवीजन के ऊपर। पर अनफॉर्चुनेटली जो मार्क्स हैं वो इसके बारे में नहीं लिखते। आगे आती है डिपेंडेंसी थियोरी। The dependency theory argued that the third world countries do not enjoy political freedom and continue to be dominated by the imperialist powers. डिपेंडेंसी थियोरी के अकॉर्डिंग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी खुद की फ्रीडम या पॉलिटिकल फ्रीडम इंजॉय नहीं करती हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही इंपीरियलिस्ट पावर्स के अंडर डोमिनेटेड रहती हैं। इन राइटर्स के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो एक सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो रखा है, और जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वहाँ का कोर बनती हैं वर्ल्ड सिस्टम में। और कॉलोनियल पीरियड्स में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो इन इंपीरियलिस्ट कंट्रीज द्वारा ही शेप की जाती थी, ताकि जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को सूट कर सकें। और इस प्रोसेस की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड था
वो स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट हो गया विद द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने अपने इकोनॉमीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट कर दिया ताकि उनके इंटरेस्ट को भी वहाँ पे फुलफिल किया जा सके। और इसी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज पर। In world capitalism, the third world survives as an adjunct of the core known as metropolis and lies on the periphery of the world capitalism. कैपिटलिज्म में जो थर्ड वर्ल्ड है जो सरवाइव कर जाता है कोर से उसको मेट्रोपोलिस कहते हैं, जो कि कैपिटलिज्म वर्ल्ड के पेरीफेरी पर लाई करता है। और इस मॉडल में जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि मेट्रोपॉलिटन कैपिटलिस्ट इसको कंट्रोल करते हैं। और जो क्रिटिक्स हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के वो ये आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं कि जो ये थर्ड वर्ल्ड है उसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग थर्ड वर्ल्ड के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी है। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। हमें इसमें कुछ तीन डिस्टिंक्ट फीचर दे रखे हैं। सबसे पहला आता है ओवर डेवलप्ड स्टेट, सेकंड आता है ऑटोनॉमी एंड डोमिनेंट क्लासेस, तीसरा आता है मेट्रोपॉलिटन बोर्जुआ एंड सो ऑन। सबसे पहली आती है ओवर डेवलप्ड स्टेट्स। वेस्टर्न कंट्रीज में जो मॉडर्न स्टेट थी वो इंटरनल डायनामिक्स से एमर्ज होती है सोसाइटी में और इसे एक हिस्टोरिकल ट्रांजिशन माना जाता है कैपिटलिज्म वर्ल्ड में। और जो राइजिंग कैपिटलिस्ट क्लास होती है यहाँ की वो एक इनिशिएटिव टुक करती है नेशन स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए। और जो थर्ड वर्ल्ड होता है उसे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की मदद से बाहर से कुछ हेल्प देती हैं ताकि वो भी कुछ डेवलपमेंट कर सकें। ड्यूरिंग द colonial पीरियड द थर्ड वर्ल्ड was dominated by the वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। और कॉलोनियल पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो डोमिनेटेड रहती हैं वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से। और जो वहाँ के कॉलोनियल रूलर्स होते हैं वहाँ वो कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट भी करते हैं ताकि उनकी इमेज और उनका डोमिनेशन कहीं न कहीं फैसिलिटेट करता रहे वहाँ की नेटिव क्लास और वहाँ का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो सके। और इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने एक इलेबोरेटेड लीगल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया ताकि जो वो कॉलोनीज हैं उनको रूल कर सकें। और वहाँ की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया जो वहाँ के अफेयर्स को मैनेज करते हैं और ये एक वाइटल रोल भी प्ले करते हैं कैपिटलिस्ट को रिवाइव करने में। दीज आर टू सेलियंट फीचर्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पर हमें दो सेलियंट फीचर्स दे रखे हैं स्टेट के। फर्स्ट है दैट इट इज़ नॉट फॉर्म बाय लोकल क्लासेस और नॉर इट इज एस्टेब्लिश बाय बिकॉज ऑफ द सोशल चेंज। पहला फीचर हमें ये दे रखा है कि जो ये स्टेट है ये लोकल क्लासेस ने फॉर्म नहीं की है और ना ही ये किसी सोशल चेंज की वजह से एस्टेब्लिश हुई है। आगे है द नेटिव रूलिंग क्लासेस हैड नो कंट्रोल ओवर द स्टेट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो नेटिव रूलिंग क्लासेस हैं यहाँ की इनका कोई कंट्रोल नहीं है और यही एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। द स्टेट इज फॉर अहेड ऑफ द टाइम एंड स्पेस विच इट इज लोकेटेड। डेवलपिंग कंट्रीज में जो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी है वो सेंट्रल प्लेस को एक्वायर करके रखती हैं और ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं डोमिनेंट क्लासेस में। जहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है वो सेंट्रल प्लेस पर रहती है और ऑटोनॉमी इंजॉय करती है वहाँ की डोमिनेंट क्लासेस से। और ओवर डेवलप्ड स्टेट जो होती है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में लैक करती है, वहाँ पर वीक होती है। और इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रोल करते हैं वहाँ की स्टेट एजेंसीज को। और ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो डोमिनेशन को रिटेन कर लेती है वहाँ से। इससे जो कंट्रोल होता है वो पॉलिटिशियन के पास नहीं जाता है। इन कंट्रीज हैविंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल पॉलिटिशियंस ऑक्यूपाई सेंट्रल प्लेस। और जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है किसी भी कंट्री में वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सेंट्रल प्लेस एक्वायर करके रखते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक की डिमांड को आर्टिकुलेट करते हैं ताकि वो सपोर्ट को कल्टीवेट कर सकें।
दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल। वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि जो पब्लिक की डिमांड है उनको फुलफिल किया जा सके। However, the power is hemmed in by the bureaucratic procedures and controls। पर जो पावर रहती है वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स और कंट्रोल में ही रहती है, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ब्रोकर्स की तरह वर्क करने लगते हैं स्टेट और पीपल के बीच में। थर्ड फीचर आता है ऑटोनॉमी। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो डोमिनेट होती हैं सिंगल वेल फॉर्म डोमिनेंट क्लास से, जो उनका मेजर सपोर्ट सिस्टम होता है। और इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वही डोमिनेंट क्लास होती है। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अभी तक एग्जिस्टेंस में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास अभी वर्क करती है, और अभी तक मल्टीपल डोमिनेंट क्लासेस जो हैं वहाँ पर अभी एग्जिस्टेंस में है। और जो लैंडलॉर्ड क्लास है, लोकल बुर्जुआ हैं, वो कंट्रोल करते हैं मेट्रोपोलिस ताकि वो थर्ड वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकें। एन अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दीज क्लासेस डोमिनेट्स द स्टेट। और इन सभी का एक अलायंस होता है, वो स्टेट को डोमिनेट करता है, और ये अलायंस को हम हिस्टोरिकल ब्लॉक कहते हैं। ये हिस्टोरिक ब्लॉक अराइज होता है एक सोशल फॉर्मेशन से जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में होती है, जहाँ पर एलिमेंट्स देखे जाते हैं कैपिटलिस्ट और प्री कैपिटलिस्ट सोशल रिलेशंस के। जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो वीक होती है और इनकैपेबल होती है प्री कैपिटलिस्ट रिलेशंस इन दी सोसाइटी। मतलब जो डेवलपिंग वर्ल्ड होता है वहाँ पर प्री कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट होती है, और कैपिटलिस्ट क्लास वहाँ पर फाइट करने में इनकैपेबल हो जाती है, और कैपिटलिस्ट क्लास यहाँ पर वीक पॉइंट पर आ जाती है। द स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड बाय डेवलपिंग वास्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज reproduce capitalist production process in the interest of local dominant classes, and the bourgeois of the metropolis sustain its autonomy। और जो यहाँ की स्टेट है डेवलपिंग वर्ल्ड की, अगर वो वास्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर दे और रिप्रोड्यूस करे कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस को डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट के लिए, तभी वो वहाँ पर इकोनॉमी को ऑटोनॉमी को सस्टेन कर सकती है। लास्ट टॉपिक आता है कंट्रोल ऑफ द मेट्रोपोलिस। द स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इज सब्जेक्टेड टू कंट्रोल बाय द एक्सट्रेनियस फोर्सेस। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो ये माना जाता है कि कोई बाहरी जो फोर्सेस हैं ये उसको कहीं ना कहीं मदद करती हैं ताकि जो कंट्रोल है वो उस पर बनाया जा सके। द अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द इकोनॉमी एंड द नेचर ऑफ रूलिंग अलाइड रेंडर द स्टेट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड एंड कैपिटल। और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स का जो नेचर होता है, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ का रूलिंग अलाइड का जो नेचर होता है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेन एड और फॉरेन कैपिटल के लिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। द रूलिंग एलाइड बाय एक्टिंग एज मीडिएटर्स बिटवीन द स्टेट एंड एक्सटर्नल कैपिटल मास प्रॉफिट्स। जो वहाँ का रूलिंग अलाइड होता है वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है स्टेट और एक्सटर्नल कैपिटल के बीच में, जिससे जो मास प्रॉफिट्स हैं उनको फॉर्म किया जा सकता है। पर जो ये प्रोसेस है वो डेवलपमेंट में कभी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि इसकी वजह से जो रूलर्स और वहाँ के जो रिच और पुअर पीपल होते हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। और ये आर्ग्यू भी किया जाता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो हमेशा से ही इंपीरियलिस्ट रूलर्स के अंदर वर्क करता है या उन्हें कंट्रोल करता है। आगे आता है द डेवलपिंग द ओवर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड स्टेट बाय डिसॉल्विंग द नेशनल बाउंड्रीज creates favorable conditions for the world market to penetrate into the developing world। जो ओवर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं अगर वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर दें और वहाँ पर कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बनाए जिसकी वजह से जो वर्ल्ड की मार्केट है उनकी कंट्रीज में पेनिट्रेट कर जाए, इससे ही वो कुछ डेवलपमेंट को अचीव कर सकती हैं। The state, by facilitating the induction of technology and investments, bring about the integration of the third world into the global market। और अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेट करें दूसरी मार्केट के साथ, तो ही वो ग्लोबल मार्केट में अच्छे से इंटीग्रेट हो सकती हैं। द स्टेट द रूलिंग एलाइट नेगोशिएट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड विद डिमिनिशिंग पावर एंड एबिलिटी टू डू सो। और जो स्टेट है, जो रूलिंग अलाइट है वहाँ का, अगर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ नेगोशिएट करता है
और अपनी पावर को डिमिनिश करता है, तभी ये सब कुछ हो सकता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 8, जिसका नाम था कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स। थैंक यू सो मच।